चलिए सर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IE16 प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, IE16 प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट का स्टैंडर्ड हमने स्टार्ट किया था। क्विकली रिकैप कर देंगे, पिछली 2 क्लासेस में हमने IE16 प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट के हवाले से क्या डिस्कशन की थी और एक सवाल आई के मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था लास्ट क्लास में। आई होप कि आप लोगों ने इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश की होगी। क्या सॉल्व आप लोगों ने सॉल्व किया? ग्रेट, लास्ट क्लास ही ली सर हमने, तो हम उस सवाल को सॉल्व कर लेंगे सर आज। क्विकली अगर रिकैप कर रहा हूं कि हमारे पास IE16 प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन एक ऐसा टेंजिबल मोल प्रॉपर्टी, एक ऐसा टेंजिबल मोल प्रॉपर्टी जिसमें दो बातें हो। नंबर 1, जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा हो एंड जिसको 3 में से किसी एक काम के लिए रखा गया हो, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस या रेंटल टू अदर्स के लिए। एक टेंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी जिसको प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए या रेंटल टू अदर्स के लिए रखा गया हो एंड उसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा हो, या आपके पास IE16 प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट बन जाएगा। बिठा देना उसको अपने पास। आपने उसके सामने बैग रख दिया सीट पे तो उसको बीम यही समझेगी ना कि मना कर दिया मुझे। अच्छा चले, तो प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन देखी। इसके बाद आप प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट को इनिशियली रिकॉग्नाइज कब करते हो? इनिशियल रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या था सर? 2 बातें। नंबर 1, जब इस बात की प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हेन इट इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एसोसिएटेड विद एसेट विल फ्लो टुवर्ड्स द एंटिटी। इस बात की प्रोबेबिलिटी हो कि एसेट का फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट कंपनी की तरफ आ रहा होगा, कंपनी को मिल रहा होगा, तो फिर इस केस में आप अपने पास एसेट को रिकॉग्नाइज करोगे। एक क्राइटेरिया, और दूसरा क्राइटेरिया उसकी कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल हो। ये दोनों बातें पूरी होंगी तो आपका एसेट रिकॉग्नाइज हो जाएगा। सर इनिशियल रिकॉग्निशन किस पे होगी? सर इनिशियल रिकॉग्निशन होगी कॉस्ट पे, परचेज प्राइस में नहीं, कॉस्ट पे। और कॉस्ट के 3 एलिमेंट्स है। नंबर 1 परचेज प्राइस, नंबर 2 डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट एंड नंबर 3 डिस्मेंटलिंग कॉस्ट। सर इसके बाद इनिशियल रिकॉग्निशन पे हमने डिस्कशन की थी कि परचेज प्राइस में आप नॉन रिफंडेबल टैक्सेस एंड ड्यूटीज को ऐड करते हैं और रिफंडेबल टैक्सेस एंड ड्यूटीज को ऐड नहीं करते। डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट में वो सारी सारे खर्चे आएंगे जो एसेट को डिजायर्ड कंडीशन और डिजायर्ड लोकेशन में लाने के लिए जरूरी है ताकि मैनेजमेंट की इंटेंशन के हिसाब से उसे इस्तेमाल किया जा सके। इसमें इंस्टॉलेशन कॉस्ट आ रही होगी, इसमें साइट प्रिपरेशन कॉस्ट आ रही होगी, इसमें टेस्टिंग कॉस्ट आ रही होगी, इसमें आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ रही होगी, ये सारी नेसेसरी कॉस्ट आ रही होगी इन ऑर्डर टू ब्रिंग द एसेट टू द डिजायर्ड कंडीशन, टू द डिजायर्ड लोकेशन फॉर यूज इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट। और तीसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट था हमारे पास डिसमेंटलिंग कॉस्ट, कि अगर एक एसेट की इंस्टॉलेशन की वजह से हमारे सर पे कोई लीगल या कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन अराइज होती है, यानी कि हमने एसेट को फ्यूचर में डिसमेंटल करना है, साइट को रिस्टोर करना है, तो जितना खर्चा फ्यूचर में होगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू आप एसेट की कॉस्ट का पार्ट बना रहे होंगे। याद नहीं बात है मैं सर? प्रोविजन आपका वक्त के साथ साथ अनवाइंड होगा, एसेट आपका वक्त के साथ साथ डेप्रिशिएट हो रहा होगा। अब डेप्रिसिएशन पे थोड़ी बातें कर लेता हूँ, ये सारी बातें आप लोग मुझसे बेहतर ही जानते हो, सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए बता देता हूँ। सर डेप्रिसिएशन हमारा स्टार्ट होगा व्हेन द एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज। अगर मैं डेप्रिसिएशन की बात करूँ सर, तो डेप्रिसिएशन हमारा स्टार्ट होगा व्हेन द एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज। फिर आपने एक और बात पढ़ी होगी कि डेप्रिसिएशन के लिए आपके पास 2 मेथड्स हैं, या तो स्ट्रेट लाइन मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। सर मुझे एक बात बताएं, क्या कंपनी की मर्जी है कि कंपनी अपने एसेट को डेप्रिशिएट करे स्ट्रेट लाइन पे, या कंपनी अपने एसेट को डेप्रिशिएट करे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे? ये कंपनी की मर्जी नहीं है, ये बात याद रखना। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि कंपनी की मर्जी यू डेप्रिशिएट करो या यू डेप्रिशिएट करो। ऐसा नहीं है, ये कंपनी की मर्जी नहीं है। अगर एक एसेट ऐसा है जो कि हर साल एक कांस्टेंट इकोनॉमिक बेनिफिट दे रहा है तो फिर लाजमी वो स्ट्रेट लाइन पे डेप्रिशिएट होगा। और अगर एक एसेट ऐसा है जो कि पहले साल अच्छी, दूसरे साल कम, तीसरे साल कम परफॉर्मेंस दे रहा है तो फिर वो लाजमी WDV मेथड पे डेप्रिशिएट होगा। फॉर एग्जांपल फर्नीचर, अगर ये कुर्सियां हैं, उस कुर्सी पे पहले साल भी बैठ के तुम इतना एंजॉय करोगे जितना 3 साल बाद कर रहे होगे, तो ये स्ट्रेट लाइन पे डेप्रिशिएट हो रहा होगा। लेकिन ये एयर कंडीशनर शायद पहले साल जितनी कूलिंग कर रहा है दूसरे साल इतनी कूलिंग नहीं करेगा, तीसरे साल इतनी कूलिंग नहीं करेगा, तो मैं जनरली ऑफिस इक्विपमेंट, कंप्यूटर, प्लांट एंड मशीनरी को
WDP मेथड्स पे डेप्रिशिएट करा था, लेकिन फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गई, इन चीजों का स्ट्रेट लाइन पे डेप्रिशिएट करो सर। अच्छा फिर एक और बात कि अगर आपका एसेट ऐसा है जिसके कंपोनेंट्स की लाइफ डिफरेंट है, किसी की 5 साल, किसी की 10 साल, किसी लाइक हमने एक प्लेन की एग्जांपल ली, अगर एक प्लेन में परचेस कर रहा हूँ, हो सकता है कि उसका इंजन 10 साल चलता हो, लेकिन उसमें जो सीट्स लगी हुई वो 3 साल बाद रिप्लेस होती है, उसकी हर 5 साल बाद इंस्पेक्शन करवानी पड़ती हो। तो ये सारी चीजें आपकी एज पर द इंडिविजुअल लाइफ ऑफ कंपोनेंट डेप्रिशिएट हो रही होगी। सर 12:30 की क्लास का मतलब ये थोड़ी है कि 12:30 बजे सो के उठना है, 12:30 बजे में क्लास में होना है। तो आप हर इंडिविजुअल कंपोनेंट को सेपरेटली डेप्रिशिएट कर रहे होगे। स्ट्रेट लाइन में आपका सिंपली क्या होगा, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, डेप्रिशिएबल कॉस्ट को आप लाइफ पे एलोकेट कर दोगे। डब्ल्यूडीपी में हर साल की ओपनिंग डब्ल्यूडीपी पे आपका अकॉर्डिंगली डेप्रिसिएशन का रेट लगाया जाएगा, रेजिडुअल वैल्यू माइनस नहीं की जाएगी, क्योंकि डब्ल्यूडीपी मेथड में रेट ही ऐसा कैलकुलेट होता है कि डेप्रिशिएटेड अमाउंट एट द एंड रेजिडुअल वैल्यू के बराबर बन रही होती है। क्या ये बात समझ आती है हमें? एक सवाल हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, उसको रीड करते हैं। हमारे पास I-16 का हैंड आउट, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं उनके साथ आई होप के सबके पास हैंड आउट है, और जो मैंने ग्रुप वगैरह था FR1 का उस पर भी शेयर कर दिया था। कहता थी फॉलोइंग कॉस्ट वर इनकर्ड बाय ट्रैवलिंग वेरी लिमिटेड ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू फैक्ट्री प्लांट इन 2000X1। हमारे पास सारा खर्चा दिया एक प्लांट को बनाने के लिए, हमारे पास सारा खर्चा दिया एक प्लांट को बनाने के लिए। रिक्वायरमेंट पे हूं अगर तो रिक्वायरमेंट में कहता है कैलकुलेट द कैरिंग अमाउंट ऑफ द प्लांट इन द कंपनीज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 दिसंबर 2001। नंबर 2, हैंडआउट को उल्टा करते हैं, पेज नंबर 2। आपको 31 दिसंबर 2001 पे एसेट की वैल्यू चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, और आपसे फॉर द ईयर 2001 की जनरल एंट्रीज रिक्वायर्ड की है। हैंडआउट है तुम्हारे पास? सर रीड करते हैं सवाल को और साथ साथ में प्लॉट भी करता रहता हूं। पॉइंट नंबर 1 कहता है रॉ मटेरियल ₹4 लाख was purchased from external supplier and 2 lakh from purchase from internal division at 25% markup on cost। कह रहा हमने 4 लाख रुपए का रॉ मटेरियल बाहर से खरीदा और 2 लाख रुपए का रॉ मटेरियल अपने ही किसी इंटरनल डिवीजन से 25% के मार्कअप पे बाय किया है। अब जब कंपनी की बुक्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट कैलकुलेट कर रहा हूं, तो कंपनी अपने आप को बेच कर नहीं कमा सकती, अपने आप को हैवी प्राइस पे एसेट नहीं कैपिटलाइज कर सकती। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 ट्रैवलिंग वेरी लिमिटेड। सबसे पहले मैं कैश कॉस्ट कैलकुलेट कर रहा हूं, कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सर एक हमारे पास रॉ मटेरियल आ जाएगा एक्सटर्नल सप्लायर से, ये तो 4 लाख एसेट इस आएगा। एक हमारे पास रॉ मटेरियल आ जाएगा इंटरनल डिवीजन से। अब ये 2 लाख रुपए का रॉ मटेरियल है और इसमें हमने 25% मार्कअप, तो मैं 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 125 कर दूं। सबको ये समझ आता है कि मैंने क्या किया? किसी एक को जरा सा भी कंफ्यूजन हो इसमें तो मुझसे पूछना है आपने। देखें आपके पास या तो केस मार्कअप का होता है या मार्जिन का होता है। मार्कअप इज बेसिकली ऑन कॉस्ट, मार्जिन इज बेसिकली ऑन सेल। अब मैं इसको यूं मैनेज करता हूं कि जिस चीज पे परसेंटेज अप्लाई हो ना उसको 100 मान लो, जिस चीज पे परसेंटेज अप्लाई हो उसको 100 मान लो। फॉर एग्जांपल मैंने कहा भाई 25% मार्कअप ऑन कॉस्ट, 25% मार्जिन ऑन सेल्स। अगर 25% मार्कअप ऑन कॉस्ट है, इसका मतलब है कि कॉस्ट को मैंने 100 मान लिया, जिस चीज को परसेंटेज अप्लाई उसको 100 मान लिया। अगर 100 की कॉस्ट है तो प्रॉफिट कितना होगा? इसी का 25% यानी कि 25। और अगर 100 की कॉस्ट और 25 का प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी? 100। लेकिन अगर 25% मार्जिन है तो मार्जिन अप्लाई होगा सेल्स पे, तो तुमने सेल्स को 100 मान लिया। और अगर 100 की सेल्स का मार्जिन यानी कि प्रॉफिट 25% है यानी कि 25, तो कॉस्ट कितनी होगी? सर कॉस्ट होगी 75।
जिस चीज पे परसेंटेज अपना इसको 100 मान लेना और एक इक्वेशन, एक इस तरह से इक्वेशन ड्रॉ कर लो। अब जो चीज जिसे रिप्रेजेंट करे उसे डिवाइड करो, जो मालूम करना उसे मल्टीप्लाई करो। जो चीज जिसे रिप्रेजेंट करे उसे डिवाइड करो, जो मालूम करना उसे मल्टीप्लाई करो। सर मेरे पास 2 लाख रुपए सेलिंग प्राइस गिवन थी, ये वाला केस था, तो सेलिंग प्राइस 125 को रिप्रेजेंट करता है। मैंने सेलिंग प्राइस को 125 से डिवाइड किया। कॉस्ट मुझे मालूम करनी थी, 100 से मल्टीप्लाई करो। अगर प्रॉफिट मालूम करना हो तो क्या करूं, 25 से मल्टीप्लाई। जो चीज जिसे रिप्रेजेंट करे उसे डिवाइड करना, जो मालूम करना उसे मल्टीप्लाई करना है। क्या ये समझ आता है? तो भाई कितना आएगा, 1,60,000 रुपए। इसके बाद हमारे पास तीसरा एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट है लेबर कॉस्ट ऑफ 5 लाख, पेमेंट वर मेड टू द लेबरर आफ्टर डिडक्शन ऑफ 3 लाख इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू द प्रोविडेंट फंड एंड मेडिकल एड्स एंड आफ्टर डिडक्शन ऑफ एम्प्लॉय टैक्स ऑफ ₹2 लाख, कंपनी आल्सो कंट्रीब्यूट्स एन इक्विवेलेंट अमाउंट टू द फंड टू द एम्प्लॉय। कह रहे 5 लाख रुपए तो मैंने एम्प्लॉय को दिए, एम्प्लॉय की सैलरी से 3 लाख रुपए रोक कर प्रोविडेंट फंड को दिए, एम्प्लॉय की सैलरी से 2 लाख रुपए रोक कर टैक्स वालों को दिए, और जितना अमाउंट प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है ना उतना ही कंट्रीब्यूट हम भी करते हैं। तो एक एम्प्लॉय पे मेरा टोटल खर्चा कितना हो रहा है, 13 लाख रुपए। सर कैसे, देखिए 5 लाख रुपए मैंने पे किए, 3 लाख रुपए मैंने उसकी सैलरी से रोके और फंड में पे किए, जितने उसने फंड में पे किए उतने मैंने भी फंड में पे किए, और 2 लाख रुपए मैंने उसकी सैलरी से रोककर फंड में पे किया। तो मेरा जो नेट खर्चा हो रहा है वो हो रहा है 13 लाख। फिर आगे कहता है पॉइंट नंबर 3, specialized platform. A specialized platform had to be created for the factory plant. This platform was constructed by the subcontractor at a cost of 7.5 lakh. It is the residual value. It is a useful life of 10 years and a residual value of 50,000. तो ये तो बड़ा आसान सा केस है कि हमारे पास एक प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है और हमने खुद ही बनाया, थर्ड पार्टी से बनवाया, कितने का, 7.5 लाख। लेकिन ये एक ऐसा कंपोनेंट है, कैसा कंपोनेंट है जिसकी लाइफ 10 साल और रेजिडुअल वैल्यू 50,000 में इन्होंने सेपरेटली बताई है, तो इसकी डेप्रिसिएशन में अलग से देख लो। फिर कहता है पॉइंट नंबर 4, सेफ्टी इंस्पेक्शन। अ सेफ्टी इंस्पेक्शन नोट है तुम्हारे पास, सेफ्टी इंस्पेक्शन इज रिक्वायर्ड बाय बिफोर प्रोडक्शन कुड बिगिन। द फर्स्ट इंस्पेक्शन वाज परफॉर्म्ड ऑन 1 जून 2001 एट अ कॉस्ट ऑफ 6 लाख एंड इंस्पेक्शन विल बी नेसेसरी फॉर द कंटिन्यूड ऑपरेशन ऑफ अ प्लांट आफ्टर 3 इयर्स। कह रहा 6 लाख रुपए की इंस्पेक्शन करवानी पड़ेगी ताकि आप इसको इस्तेमाल कर सको 3 सालों तक। क्या ये इंस्पेक्शन कॉस्ट कैपिटलाइज होगी? सर 1 साल से ज्यादा बेनिफिट है, ये परफेक्ट बात। और अगर मैं इंस्पेक्शन ना करवाऊं तो मैं इसे यूज ही नहीं कर सकता, यानी कि ये डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट है। कितनी, 3 लाख 6 लाख। और इसकी लाइफ भी इन्होंने आपको अलग से बता दी 3 साल। फिर कहता है a launch party, a party to celebrate the opening of the factory was held on 5th June 2001 at a cost of 1 lakh। 1 लाख रुपए की आपने पार्टी रख दी। सर अगर ये पार्टी ना रखता तो मैं मशीनरी इस्तेमाल कर सकता था। यस, तो ये डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट नहीं है हमारी, ओवर एंड अबव। पॉइंट नंबर नेक्स्ट में डैमेजेस ऑफ इंजन की बात कर रहा है, लेकिन ये इवेंट अराइज हुआ 29 दिसंबर पे। तो अभी तो मैं इनिशियल रिकॉग्निशन की बात कर रहा हूँ ना, अभी मैं उस पॉइंट को फॉर द टाइम भी स्किप कर देता हूँ। द फैक्ट्री इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ यूजफुल लाइफ ऑफ 20 इयर्स, और फिर मेरे ख्याल में और कोई खर्चा वगैरह नहीं दिया। मेंटेनेंस कॉस्ट दी हुई सर, कहता है डे टू डे, सबसे लास्ट पॉइंट, डे टू डे मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ 20,000 per month was incurred on a subcontractor company that provided full maintenance of the plant। 20,000 रुपए की हर महीने आप रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवाओगे, जो कि आपकी मेंटेनेंस करके देगी इस प्लांट पे। इसको हम कैपिटलाइज क्यों सर? क्योंकि ये कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। हर महीने मेंटेनेंस होगी, हर महीने उसका इकोनॉमिक बेनिफिट खत्म हो जाएगा। हर महीने एक्सपेंडिचर होगा, हर महीने उसका इकोनॉमिक बेनिफिट खत्म हो जाएगा, तो ये कैपिटलाइज, ये बेसिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर ही नहीं है जिसके मोर देन 1 ईयर हो। तो आपके पास सॉरी, इसमें का पॉइंट भी आपने
सर हमारे पास सेकंड लास्ट पॉइंट, द प्लांट विल नीड टू बी डिसमेंटल आफ्टर 20 years after at an expected future cost of 3 million at an appropriate discount rate is 10%. सर प्लांट को 20 साल इस्तेमाल करने के बाद आपको उसको 30 लाख रुपए का डिसमेंटल करना पड़ेगा। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट 3 million divided by 1 plus 10% raised to the power 3। प्लांट की लाइफ कितनी है? अगर कोई मशीनरी आपका जो है लाइफ भी बढ़ाए वो मेंटेनेंस फिर भी अगर मैं उस पे आऊंगा सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर पे, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर में डिस्कस करेंगे। 4459 ये पक्का 3 मिलियन की वैल्यू 4.5 लाख आ रही है। हमारे पास कॉस्ट आ गई, बताओ 3655। अब किसी ने सवाल पूछा कि सर आपने डैमेजेस वाला पॉइंट स्किप कर दिया लेकिन उसमें भी कोई लाख रुपए का इंजन लगवाया हमने, तो मैं रीड कर लेता हूं। अगर आप 4th या 5th लास्ट पॉइंट पर आए तो कहता है डैमेजेस एंड इंजन फेल्ड ऑन 29 दिसंबर 2001। 29 दिसंबर ईयर एंड से 2 दिन पहले हमारा एक इंजन खराब हो गया एंड दैट नीड टू बी रिप्लेस्ड। द कॉस्ट ऑफ द ओरिजिनल इंजन वाज एस्टिमेटेड एट 1 लाख considered to be material. The original engine was scrapped. Our replacement engine was purchased and fitted on 30 September 2001 at a cost of 1,10,000. Due to unexpected failure, the new engine is now depreciated over the useful life of 2 years. कह रहा है 29 तारीख को हमारी जो ब्रांडेड मशीनरी थी ना उसका एक इंजन खराब हो गया। उस इंजन की कॉस्ट थी लाख रुपए। हमने वो इंजन निकाल के फेंका, नया इंजन लगवाया 1,10,000 रुपए का। जब हमने नया इंजन 1,10,000 रुपए का लगवाया तो हमें अंदाजा हुआ कि यार इंजन ज्यादा नहीं चलता, इसकी लाइफ कितनी होनी चाहिए? सिर्फ 2 साल। तो जो ओरिजिनल इंजन था वो तो मेरी इसी कॉस्टिंग में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ये जो मैंने रॉ मटेरियल और लेबर वगैरह लगाया है इसमें ओरिजिनल इंजन हमारा ऑलरेडी कवर हो चुका है। क्या ये बात समझ आती है हमें सर? तो सबसे पहले आप अगर कॉस्ट की एंट्री बनाओ, क्योंकि इन्होंने हमसे जनरल रेट भी मांगी है और इन्होंने हमसे कहा कि आप हमें बैलेंस शीट डेट पे सारे नंबर्स भी कैलकुलेट करके दें, तो हमारे पास फर्स्ट किस दिन एंट्री बन रही होगी सर? डैमेजेस के नेक्स्ट पॉइंट, द factory plant is expected to have a useful life of 20 years and the specialized platform will need to be replaced during this period and is expected to have a nil residual value. The straight line method is considered to be the most appropriate. 20 साल की लाइफ है, residual value 0 है और straight line method। The plant was available for use on 2nd June 2001 and was brought into use on 1st July 2001। कह रहा है प्लांट आपके पास अवेलेबल फॉर यूज किस दिन हो गया था? 2nd जून को। तो मुझे एंट्री 2nd जून का, लेकिन सही सर अभी तो आपने कहा कि मेड अवेलेबल हुआ 2nd जून को, यूज किया 1st जुलाई को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप डेप्रिसिएशन 1st जुलाई से चार्ज नहीं करोगे, डेप्रिसिएशन भी उस वक्त से चार्ज करोगे जब से वो अवेलेबल फॉर यूज हो गया है। तो 2nd जून 2001 एंट्री बनाइए सर। सर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट 3655,031 क्रेडिट क्या करें सर? डेप्रिसिएशन की आवाज कहां से आ रही है? अभी तो पहला दिन है। अब यहां देखें 4 लाख रुपए का रॉ मटेरियल बाहर से खरीदा, 1,60,000 रुपए का मटेरियल इंटर डिवीजन से बनाया, तो हमारे पास रॉ मटेरियल 5,60,000, 13 लाख रुपए लेबर्स को दिए, 7.5 लाख रुपए आउटसोर्स पार्टी को दिए, 6 लाख रुपए इंस्पेक्शन वालों को दिए। तो ये सारा खर्चा मैंने किया होगा। कैश या पेपर 13 लाख, 6 लाख हो गए 19 लाख और 7.5 लाख तो 26.5 लाख।
समझ आता है मैं? तो ये पे नहीं किया हमने, ये तो 20 साल बाद पे करना है। तो अपने पास है प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट, दैट इज 44590। यही समझ आता है मैं यहाँ तक? अब सब कुछ कराने के बाद सर फर्स्ट या सॉरी 2 जून X1 पे हमारा एसिड हो गया अवेलेबल फॉर यूज। अब हमने इसको यूज किया 1 जुलाई को, लेकिन इट वुड नॉट मेक एनी डिफरेंस। जिस दिन मेरे पास ये अवेलेबल फॉर यूज हो गया, मैं इसका डेप्रिसिएशन चार्ज करना शुरू कर दूंगा। मैं ऑनलाइन की क्यूरीज का आंसर करता हूँ, पहले मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊं। सर आपने 2 जून 2021 से डेप्रिशिएट करना स्टार्ट कर देना, कब तक? ईयर एंड तक। लेकिन यहाँ पे डेप्रिसिएशन के लिए अलग पंचायत है। टोटल प्लांट की लाइफ है 20 साल, इन प्लेटफॉर्म की लाइफ है 10 साल, इंस्पेक्शन की लाइफ है 3 साल, इसका और इंजन की लाइफ भी अलग है। इंजन की लाइफ है 2 साल, लेकिन 2 साल वाला जो इंजन है वो तो आगे जाके पता चला है ना। अभी तो मुझे नहीं पता था ना कि इंजन 2 साल का है, अभी तो इंजन को भी मैं 20 साल में डेप्रिशिएट कर रहा हूँ, ऐसा ही है ना। इंजन के बारे में इन्होंने बताया कि जब पुराना इंजन खराब हुआ और मैंने नया इंजन लगाया तो मुझे पता चला कि इंजन इतना नहीं चलता, तो मैं अब नए वाले इंजन को 2 साल पे डेप्रिशिएट करूँ। इसका मतलब जो पुराना वाला इंजन है वो तो मैं 20 साल पे डेप्रिशिएट कर रहा था ना। अब अगर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें सर, सबसे पहले प्लेटफॉर्म हमने लगवाया है 7.5 लाख का, 50,000 की रेजिडेंट वैल्यू है, 10 साल की लाइफ है, और हमारे साल में कितने महीने हुए? 6 महीने, 7 महीने हुए ना सर। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जून से लेकर दिसंबर तक काउंट करेंगे तो 6 महीने नहीं 7 महीने। 7 एक नंबर आ जाएगा तुम्हारा। 333 सर। एक इंस्पेक्शन आपने करवाई 6 लाख रुपए की, इंस्पेक्शन की कोई रेजुलर वैल्यू नहीं है, डिवाइडेड बाय 3, इसकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी। और फिर जो कुछ रह गया, पहले देखो ये कितना आ रहा है, आपको समझ आ रहा है सर? 114 टाइम्स 6 कुछ नहीं होता। जब हम नंबर कोड करते हैं ना किसी प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में, तो हम कॉमा पे बोलते हैं 116। और अदर कॉस्ट में क्या क्या आएगा? ये कितना देखो चारों का टोटल? टू 2305 डिवाइडेड बाय 20, सही मल्टीप्लाई बाय 7। इसकी भी रेजुलर वैल्यू 0 थी ना। 6725 ये हमने पूरे साल के जो 7 महीने का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया। सर डेप्रिसिएशन की एंट्री 31 दिसंबर X1, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस P&L में डेबिट। मुझे तीनों का टोटल बताओ। 4,08,000, 1,16,000, 40,000, 1,16,000 और 67,000। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, क्रेडिट क्या करेंगे? प्रॉपर्टी प्लांट रिकमेंड भी कर सकते हो और एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन। अच्छा, 2 सवाल है इस दरमियान। एक सवाल इन्होंने पूछा कि सर आपने इंजन को डेप्रिशिएट नहीं किया 1 लाख रुपए का, आपने 1 लाख रुपए वाले इंजन को डेप्रिशिएट नहीं किया। जब मैं इंजन की कॉस्ट अलग से ऐड नहीं कर रहा, कंसीडरिंग द फैक्ट कि ये जो मैंने रॉ मटेरियल और लेबर लगाया है ये ओरिजिनल इंजन की कॉस्ट को कवर कर चुका है, तो जब मैंने अदर कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया तो ओरिजिनल इंजन का डेप्रिसिएशन भी यहाँ आ गया है। दोबारा बोले,
मैंने ओरिजिनल इंजन ₹1,00,000 का जो था उसकी कॉस्ट को अलग से ऐड नहीं किया। क्यों? क्योंकि जो मैंने खुद बनाया ना, इसमें मैंने इंजन ही भी तो बनवाया होगा, इंजन की कॉस्ट इसमें है, और जब मैंने अदर रिमेनिंग कॉस्ट को सब डेप्रिशिएट किया तो उसका मतलब है इंजन भी इसके अंदर डेप्रिशिएट हो गया। और इन्होंने सवाल पूछा कि सर आप प्रॉपर्टी प्लान एंड डॉक्यूमेंट क्यों क्रेडिट कर रहे हो? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था कि प्लेटफॉर्म अलग क्रेडिट करो, इंस्पेक्शन अलग क्रेडिट करो और अदर कॉस्ट अलग क्रेडिट करो? वो मेरी सिर्फ इंटरनल वर्किंग है। बैलेंस शीट में मैंने पूरा प्रॉपर्टी प्लान एंड डॉक्यूमेंट एक साथ कैपिटलाइज किया है। बैलेंस शीट में मैंने पूरा प्रॉपर्टी प्लान एंड डॉक्यूमेंट एक साथ कैपिटलाइज किया है। और उसको 3 साल बाद मैंने पेमेंट करनी है, तो मतलब वो करंट ईयर में 100 मिलियन का नहीं है। लेकिन अगर सप्लायर में कहते हैं कि 3 साल बाद मैं 130 मिलियन दूंगा, और जब उसको 100 मिलियन पे कैलकुलेट करेंगे, 130 मिलियन की फेयर वैल्यू निकल 130 मिलियन की प्रेजेंट में, चाहे ज्यादा हो कम हो, कमर्शियली वो 1 मिलियन या 100 मिलियन है, लेकिन आगे पीछे भी हो सकती है। लेकिन आपने 130 की प्रेजेंट कॉपी करे सर। यहाँ तक मीनवाइल में ऑनलाइन वालों की और आप लोगों के कुछ सवाल ले लेता हूँ। इस सवाल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इसमें बहुत सारे काम बाकी हैं और बहुत सारी डिस्कशन बाकी है। अभी तो सिर्फ मैंने पहली रिकॉग्निशन की एंट्री और पहले साल के आखिर में डेप्रिसिएशन की एंट्री बनाई है। अभी डैमेजेस अलग है और डिस्कशन अलग है। आता हूँ सर। किसी ऑनलाइन स्टूडेंट मोहम्मद हारिस ने आईगेस के सवाल पूछा कि सर जिस तरह मेंटेनेंस कॉस्ट हर महीने आएगी तो आपने उसको कंसीडर नहीं किया, लेकिन इंस्पेक्शन कॉस्ट भी तो हर 3 साल के बाद आएगी, तो फिर आपने उसको क्यों कंसीडर किया? सर टाइम पीरियड से पता चल रहा है कि इंस्पेक्शन इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, मेंटेनेंस कॉस्ट इज नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। मेंटेनेंस कॉस्ट मंथली है, 12 महीने से कम इकोनॉमिक बेनिफिट है, एक्सपेंस आउट। इंस्पेक्शन कैपिटल एक्सपेंडिचर है, 3 साल का इकोनॉमिक बेनिफिट है, कैपिटलाइज। लियाकत डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 224,755 इन 3 नंबर्स का टोटल है 40,833, 1,16,666 और 67,256 का टोटल। सैफ अली इंजन की गलत डेप्रिसिएशन नहीं ली है, इंजन की गलत डेप्रिसिएशन नहीं ली है। हमें पहले लग रहा था कि इंजन 20 साल की लाइफ रखता है, हमने उसको 20 साल पे डेप्रिशिएट किया। नया इंजन लगाने के बाद पता चला कि इसकी लाइफ 2 साल होनी चाहिए थी, तो जो नया इंजन है वो 2 सालों के हिसाब से डेप्रिशिएट होगा, तो पुराना इंजन तो 20 साल पे डेप्रिशिएट होगा, वो गलत नहीं लिया हमने। हारिस मैंने लेबर को डेप्रिशिएट नहीं किया, चूंकि लेबर ने प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट बनाने के लिए हेल्प की, तो लेबर का खर्चा प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट में कैपिटलाइज हुआ है और उस प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट को हम डेप्रिशिएट कर रहे हैं। सर ये डैमेजेस वाला पॉइंट सुनिएगा। डैमेजेस वाले पॉइंट वो कहता क्या है? कहता है ईयर एंड से 29 तारीख को 2 दिन पहले। तो पहले तो एक चीज कि सर आपने तो डायरेक्ट 31 पे डेप्रिशिएट कर दिया, आपको 29 पे ये वाला काम करना चाहिए था, फिर डेप्रिशिएट करना चाहिए था। तो 1-2 दिन के इससे कोई इतना मटेरियल डिफरेंस नहीं आता, इसको तुम इग्नोर कर सकते हो। अब देखो अगर जैसे जीए स्टार्ट भी 2 जून को हुआ था, ठीक है, डेप्रिसिएशन मैंने पूरे 7 महीने का चार्ज किया है, मैंने एक दिन का डेप्रिसिएशन हटाया नहीं है, क्योंकि इससे कोई इतना मटेरियल फर्क नहीं आता। सेम यहाँ पे भी ईयर एंड पे 29 तारीख को इंजन खराब हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हुआ क्या है कि पुराना इंजन जो कि ₹1,00,000 का था खराब हो गया, आपने नया इंजन लगाया 1,10,000 का, और आपको पता चला कि इंजन ज्यादा नहीं चलते, तो उसकी लाइफ कितनी होगी? 2 साल। सर जो हमारा ओल्ड इंजन है जिसकी वैल्यू ₹1,00,000 थी, जब आपने ईयर एंड पे ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है, जिसमें इंस्पेक्शन का 3 सालों पे, प्लेटफॉर्म का 7 सालों पे और बाकी सारी चीजों पे 20 सालों का डेप्रिसिएशन है, तो इस डेप्रिसिएशन के नंबर में आपका इंजन का डेप्रिसिएशन भी है। वो कितना है? सर ₹1,00,000 का अगर इंजन है और अगर आप इसकी डेप्रिसिएशन की बात करें तो वो होगा ₹1,00,000 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 7/12।
2917 सही है। 2917 इसका डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है इस डेप्रिसिएशन के अंदर, और इतनी कैरिंग वैल्यू उसकी रह गई है। $97083 और ये खराब हो गया और आपने इसे निकाल के फेंक दिया, तो ये अमाउंट अब मेरा लॉस हो गया। तो पहले तो जो मैंने खराब इंजन निकाल के फेंका उसकी जनरल एंट्री, पहले तो जो मैंने खराब इंजन निकाल के फेंका उसकी जनरल एंट्री। सर जो पुराना इंजन मेरे पास से गया उसकी कॉस्ट ₹1,00,000 थी, वो आप कम कर दें। उसका एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन 2917 था, चूंकि एसेट ही नहीं रहा तो उसका डेप्रिसिएशन भी नहीं होना चाहिए, और बाकी सारा का सारा लॉस भी नहीं। 9708। फिर आपने एक नया इंजन लगवाया, कितने का? 1,10,000 रुपए का। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 1,10,000 रुपए, कैश क्रेडिट 1,10,000 रुपए। सर इस नए इंजन की लाइफ कितनी है? 2 साल। तो डेप्रिसिएशन जरा कैलकुलेट करते हो? सर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट ही नहीं होगी, अगले साल कैलकुलेट होगी वो। अभी तो मैं 31 दिसंबर 2001 की एंट्री कर रहा हूं ना, तो मैंने तो साल के आखिरी दिन ही नया इंजन लगाया, तो इसको मैं करंट ईयर में डेप्रिशिएट नहीं कर रहा हूंगा। जो नया इंजन हमने लगाया इसकी लाइफ कितनी है अब? सर इस नए इंजन की लाइफ है 2 साल, लेकिन मैं करंट ईयर में इसको डेप्रिशिएट नहीं करूंगा क्योंकि साल के आखिरी दिन तो मैं लगाया है। अभी अगले साल में 2 सालों के हिसाब से डेप्रिशिएट हो रहा होगा। प्रोविजन बनेगा किसका? जो खर्चा आएगा डेप्रिसिएशन का, उसका इसी साल में प्रोविजन बनेगा या अगले साल ही बनेगा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं, जब राइज होगा तब। सर और कोई काम करना है मुझे ये रेंट पे? कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करनी, पहले मैं जनरल एंट्री के पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूं, और कोई काम करना है हमने? सर एक लॉन्च पार्टी करवाई थी, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पीएनएल में डेबिट, कैश क्रेडिट ₹1,00,000। अब हर महीने रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवा रहे हो, तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस पीएनएल में डेबिट, कैश क्रेडिट। मेरे ख्याल में 20,000 रुपए के करवाते हैं हम, और 7 महीने हो गए 1,40,000 रुपए। और कोई जनरल एंट्री? जो हमने 2 जून पे प्रोविजन रिकॉर्ड किया है, 7 महीने उसको अनवाइंड भी तो करेंगे। अपना 4 लाख कुछ 5,000 का अमाउंट था, ये 4,55,000 रुपए का कुछ अमाउंट था प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट का, ये रहा 4,45,931। ये हर साल थोड़ा इंटरेस्ट एक्यूमुलेट करेगा, तभी तो 20 साल के बाद 30 लाख रुपए का अमाउंट बनेगा। तो 7 महीने का मुझे इस पे सूद भी तो चार्ज करना पड़ेगा। कितना? सर इंटरेस्ट एक्सपेंस पीएनएल में डेबिट, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट क्रेडिट कितना सर? 4,45,931 का ओरिजिनली प्रोविजन में रिकॉर्ड किया था। 10% का इस पे इंटरेस्ट एक्रू होगा हर साल, लेकिन करंट ईयर में कितने महीने बन रहे हैं? 26012 क्या ये समझ आता है? मैं यहां तक अभी कॉपी कोई नहीं कर रहा। सर इन्होंने यहां तक जनरल एंट्रीज पूरी हो गई। इन्होंने इस सवाल में एक और रिक्वायरमेंट भी मांगी है, कह रहा मुझे बताओ कि 31 दिसंबर X1 पे तुम्हारी बैलेंस शीट पे क्या कुछ आ रहा होगा? क्या आएगा सर 31 दिसंबर X1 पे हमारी बैलेंस शीट पे? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। और कुछ आएगा? एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन आएगा, वो यहां मैं समझता हूं यहां आ गया। प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट भी तो आएगा। मेरे बताने के बाद यस सर का फायदा क्या? पहले बताना है आपने। एसिड आ रहा होगा हमारे पास बैलेंस शीट पे, और प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट भी आ रहा होगा। सर प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट आसान सा है, वो पहले बता देता हूं। ओरिजिनली तुमने उसको रिकॉर्ड किया था 4,45,931 पे, ये रहा। अगर कोई नंबर ना समझ आए मुझसे पूछना है। आपको समझ आ रहा है ना येलो टी शर्ट में? और 7 महीने के बाद उस पर 26,013 रुपए का इंटरेस्ट रिकॉर्ड किया था।
तो प्रोविजन का नंबर हो गया होगा 4,45,931 प्लस 26,013। 471,944। समझ आता है? मैं अभी कोई कॉपी नहीं कर रहा। प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट की कैरिंग वैल्यू कैलकुलेट करके दें मुझे। कोई कॉपी ना करें, मुझे प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट की कैरिंग वैल्यू पहले कैलकुलेट करके दें। नेट कैरिंग वैल्यू चाहिए 366 सबके पास ये बन रही है? मुझे पता नहीं वैसे सही है या नहीं, किसी और के पास बन रहा है नंबर? 3441093 यही बन रहा है। अब यहाँ देखो ये कैसे कैलकुलेट होगा, यहाँ देखिए ये कैसे कैलकुलेट होगा। सर प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट की अगर आपको कैरिंग वैल्यू चाहिए, देन यू नीड कॉस्ट एंड एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन। सही है? मैंने प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट ओरिजिनली कितने पे कैपिटलाइज किया? 3655931 3655931 पे ओरिजिनली कैपिटलाइज किया। लेकिन 7 महीने के बाद एक इंजन खराब हो गया था तो उसकी कॉस्ट को बाहर कर दिया था, एक नया इंजन लगवाया था तो उसकी कॉस्ट को कैपिटलाइज कर दिया था। तो टोटल पीपी की कॉस्ट कितनी होगी? ओरिजिनल रिकॉग्निशन माइनस 1 लाख प्लस 1,10,000। ऐसा ही होगा ना? डे 1 पे ये कैपिटलाइज किया, 7 महीने बाद इतना निकाल के फेंक दिया और इतना नया इंजन लगाया। इतनी तो कॉस्ट आ रही होगी। एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन, सर जब आपने पहले एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया था, आपने कितना एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन क्रिएट किया था? 2,24,755 2,24,755। फिर जब आपने पुराना वाला प्लान खत्म किया था तो उसका एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन भी तो हटा दिया था, तो प्लस कर देंगे या माइनस करेंगे? माइनस करेंगे। मैं जो कह रहा हूं उसमें हाँ में हर चीज में नहीं मिलाना, मैं गलत बातें भी कहता हूं जानबूझ के। तो कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन शुड बी द कैरिंग वैल्यू। क्या यही बन रहा है? अच्छा सर ये तो आपने समझा तो दिया, लेकिन हम तो इतना कुछ याद नहीं दे सकेंगे, तो मैं चेक तो कर सकता हूँ कि मैंने सही कैलकुलेट किया है या नहीं। और कोई रॉकेट साइंस चीज नहीं है। अगर मैं अपनी एंट्रीज का डेबिट क्रेडिट एडलेस कर दूं, यहाँ देखो कैसे। पहले प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट इतने से डेबिट हुआ, फिर एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन इतने से क्रेडिट हुआ, फिर एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन इतने से क्रेडिट हुआ, प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट इतने से क्रेडिट हुआ। पहले पीपी इतने से डेबिट हुआ, बढ़ा, डेप्रिशिएट हुआ, कम हुआ। डिस्पोजल में एसेट इतने से गया, एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन इतने से गया, तो नेट फिर 1,10,000 से मजीद डेबिट हुआ। तो दिस माइनस प्लस माइनस प्लस, क्या यही बन रहा है? यही बनना चाहिए अगर सही किया तो। समझ आ रहा है? मैं कॉपी करने सर इसे। यहां सुने सर, एक दो चीजें जो कुछ लोगों ने पूछी थी ऑनलाइन भी और यहाँ भी, कि आपके पास ये वाला नंबर कहां से आया, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। देखिए जब मैंने प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट को इनिशियली रिकॉग्नाइज किया था, ये वाली एंट्री, तो इसमें मैंने एक प्रोविजन रिकॉर्ड किया था। ये प्रोविजन क्या था कि चूंकि एसेट को मैं आज लगा रहा हूं तो 20 साल के बाद मुझे इसे डिसमेंटल करना है और डिसमेंटलिंग के वक्त मेरा 30 लाख रुपए का खर्चा होगा। तो 20 साल के बाद 30 लाख का जो खर्चा होगा उसकी मैंने डिस्काउंटिंग की थी 10% से, तो मेरे पास वैल्यू बन रही थी 4,45,000। तो एक तो ये नंबर है। फिर आज आपने 2 जून पे आपने इसको 4,45,000 पे रिकॉर्ड किया, तो हर साल इसको अनवाइंड करना पड़ेगा।
हर साल इस पे थोड़ा 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 इंटरेस्ट रिकॉर्ड करोगे तभी तो वो 20 साल के बाद 30 लाख बनेगा। तो पहले साल के आखिर में मैंने उस पर इंटरेस्ट रिकॉर्ड किया था, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। तो जो ओरिजिनली रिकॉर्ड किया था दैट इज 4,45,931, जो प्रोविजन रिकॉर्ड किया, सॉरी जो इंटरेस्ट रिकॉर्ड किया था 26,013, तो ये टोटल बन रहा है 471,900। क्या समझ आता है मैं आफ्टर 7 मंथ्स? या तक कोई एक चीज भी जो हमारी बोर्ड पे लिखी हो मैं ना समझ आ रही है तो मुझसे पूछेगा। सर अनवाइंड का मतलब क्या होता है? अनवाइंडिंग बेसिकली एक अकाउंटिंग की ही टर्म है जिसमें आप अपने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिसीवेबल या पेबल, अगर हमें किसी से पैसे लेने हैं फ्यूचर में तो हमने उसको प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड किया होगा, अगर हमें किसी को देने हैं पैसे फ्यूचर में तो हमने उसको प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड किया होगा। तो बेसिकली अनवाइंडिंग में आप इसके ऊपर इंटरेस्ट एक्सपेंस या इनकम रिकॉर्ड कर रहे होते, या यूं कह लो कि तुम अपने रिसीवेबल या पेबल को अनकवर कर रहे होते कि आज जो ये 4,45,000 रुपए अल्टीमेटली ये 30 लाख रुपए होना है, तो इसको मैं थोड़ा 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 करके अनरिकवर करूंगा, इस पे इंटरेस्ट बर्डन रिकॉर्ड करूंगा ताकि वो इन दी एंड 3 मिलियन पे आए और इस पे इंटरेस्ट एक्सपेंस इंटरेस्ट इनकम वर्कआउट हो जाए। बढ़िया गया? बस 1 2 3 4 चीजें डिस्कस करता हूं फिर ब्रेक करते हैं। बता दो सब। जैसे अब सुनिएगा, अब तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल टेक्निकल डिस्कशन है। एक सवाल जो कि आपकी तरफ से आना चाहिए था लेकिन नहीं आया कि सर हमने एक प्लांट यहां लगाया, 20 साल की इसकी लाइफ है और 20 साल के बाद इसकी डिसमेंटलिंग पे खर्चा कितना होगा? 3 मिलियन। तो आपने कहा कि चूंकि आपने प्लांट यहां लगाया है और इसकी डिसमेंटलिंग पे 3 मिलियन का खर्चा होगा, तो जो खर्चा फ्यूचर में होगा उसकी आप प्रेजेंट वैल्यू लेके उसे रिकॉर्ड करें। लेकिन आपने यहां पे इसकी सेफ्टी इंस्पेक्शन भी तो करवाई है। कितने की थी सेफ्टी इंस्पेक्शन? 6 लाख रुपए की, 0.6 मिलियन की, और इसकी लाइफ कितनी है? 3 साल। तो इसका मतलब है कि हर 3 साल के बाद मुझे सेफ्टी इंस्पेक्शन बार बार करानी पड़ रही होगी। साल पे डिफरेंस है। बस ना, तुम समझ तो गए ना, टाइम को छोड़ो ना। अगर मुझे 20 साल के बाद डिसमेंटलिंग कॉस्ट करनी है और आपने कहा वो खर्चा जो फ्यूचर में करना पड़ेगा उसकी भी आज प्रेजेंट वैल्यू लेके प्रोविजन रिकॉर्ड कर दो। तो आज अगर आपने एक 6 मिलियन की 6 लाख रुपए की सेफ्टी इंस्पेक्शन करवाई जो कि 3 साल के लिए जरूरी है, 3 साल बाद दोबारा कराना पड़ेगा, 6 साल बाद दोबारा, 9 साल बाद 12, 15, सो ऑन, ऐसा ही है। एक आपने प्लेटफॉर्म बनाया है, शायद मेरे घर में 7.5 लाख का था, इसकी लाइफ भी थी 10 साल, यानी कि जब आप 10वें साल पे आओगे तो प्लांट को मजीद यूज करने के लिए प्लेटफॉर्म भी लगाना पड़ेगा नया। तो फिर यहां जो हर 6 महीने 3 साल के बाद इंस्पेक्शन का खर्चा होगा, जो 10 साल के बाद प्लेटफॉर्म का खर्चा होगा, उन सारी चीजों की आपने प्रेजेंट वैल्यू एसिड की कॉस्ट का पार्ट तो नहीं बनाया। क्या ये क्वेश्चन वैलिड है भाई? अगर आज एक प्लांट लगा रहा हूं ईयर 0 पे, 20 साल के बाद उसको मैं डिसमेंटल करूंगा और उसकी डिसमेंटलिंग के ऊपर मेरा 20 मिलियन 30 मिलियन 3 लाख रुपए का 3 मिलियन का खर्चा होना है। तो आपने कहा चूंकि आज प्लांट लगा रहे हो, 20 साल के बाद आपको डिसमेंटल करना है, तो जो खर्चा फ्यूचर में होगा उसे आज ही प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करके एसिड की कॉस्ट का पार्ट बना दो। तो भाई आपको एसिड को यूज करने के लिए हर 3 साल के बाद इंस्पेक्शन भी तो करानी पड़ेगी, हर 10 साल के बाद प्लेटफॉर्म भी तो बनाना पड़ेगा, तो वो भी तो खर्चा है। तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू आपने एसिड की कॉस्ट का पार्ट क्यों नहीं बनाई? क्योंकि अभी चल रहा है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर को तो रिकॉर्ड नहीं करते, सिर्फ डिसमेंटलिंग कॉस्ट को करते हैं। सर एक ने आर्ग्यूमेंट ये करा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हुआ ही नहीं है उसको कैसे रिकॉर्ड करें?
तो फिर काउंटर आर्ग्यूमेंट है कि ये वाला खर्चा भी तो अभी हुआ ही नहीं है, तो इसको क्यों रिकॉर्ड करें। देखो मैं ये रूल बेस्ड बात नहीं कर रहा, जैसे तुम कह रहे हो कि डिसमेंटलिंग कॉस्ट को तो बनाते ही कॉस्ट का पार्ट, तो ये तो रूल है ना, हमें उसकी ऊपर जाना है। अगर सुनो, तुम्हें 20 साल ब्रांड इस्तेमाल करना है, तुम्हें 20 साल ब्रांड इस्तेमाल करना है, तो 3 साल के बाद तुम्हें इंस्पेक्शन पे करना पड़ेगा, तो इंस्पेक्शन भी तो पे करना पड़ेगा। सर ये केस में है कि अगर हम चाहे करके हम रोक सकते हैं अपना काम और इसको कहें तो हमें बेहतरीन बात कर दी सर इन्होंने, बहुत अच्छी, बहुत परफेक्ट आंसर दिया इन्होंने। यहां सुनिए आप गौर से, आपके पास FR1 में नहीं FR2 में एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ये भी एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में समझता हूं कि मिसप्लेस किया हुआ, ये FR1 में होना चाहिए था, IAS 37, जिसका टाइटल है प्रोविजन। प्रोविजन की एक डेफिनेशन है, एक अकाउंटिंग की डेफिनेशन है कि व्हेन यू हैव अ पास्ट और प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ एनी पास्ट इवेंट and the outflow of economic resources is probable and the amount of outflow is can be measured with reliable certainty, तो आप अपने पास IAS 37 के हिसाब से प्रोविजन रिकॉर्ड करते हो। मैं तुम्हें इतनी मुश्किल डेफिनेशन नहीं बता रहा, मैं तुम्हें यह बता रहा हूं कि आपके अकाउंट्स में अगर आपके रिसोर्सेज बाहर जाने, अगर आपका आउटफ्लो रिसोर्सेज होना है, तो आपने इसकी प्रोविजन रिकॉर्ड करनी है उस वक्त जब आप इसे अवॉइड ना कर सको। अगर मैं किसी भी डेट पे बैलेंस शीट बना रहा हूं, अकाउंट्स बना रहा हूं, और मुझे नजर आता है कि फ्यूचर में कोई आउटफ्लो रिसोर्सेज हैं, लेकिन मैं कुछ भी करके उसको अवॉइड नहीं कर सकता, तो मुझे उसका प्रोविजन बनाना है। लेकिन अगर मुझे आगे नजर आ रहा है कि आउटफ्लो है, लेकिन मैं कुछ भी करके उसको अवॉइड कर सकता हूं, तो फिर मैं उसका प्रोविजन नहीं बनाऊंगा। सर आसान अल्फाजों में कहें तो आपको किसी चीज का प्रोविजन रिकॉर्ड करना है या नहीं करना, आपने डिसाइड ये करना है ना इस लेवल पे। तो हमने तो प्रोविजन की टेक्निकल डेफिनेशन नहीं पढ़नी, हमने सिर्फ ये FR1 लेवल पे समझना है कि कब मुझे प्रोविजन बनाना है, कब मुझे प्रोविजन नहीं बनाना। तो आपने सवाल पूछना है, वेदर यू हैव any option to avoid future outflow of resources? If yes, तो प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं करेंगे। If no, तो प्रोविजन रिकॉर्ड करेंगे। सर ये बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा मैं। अब देखिए इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, लेट्स से कि मेरे पास जो है ना एक साइट एरिया में फैक्ट्री है, सही है। 31 दिसंबर X1 पे एक लेबर लॉ पास होता है, और लेबर लॉ ये कहता है कि भाई हर फैक्ट्री ओनर को बाय 30 जून 2000X2 यानी कि अगले 6 महीने के अंदर अंदर अपने वर्कर्स के लिए लेट्स से वॉशरूम्स बनाने। हमने क्या किया था, हमने ऐसी फैक्ट्रियां बनवाई हुई थी साइड एरिया में जहां वर्कर्स के लिए वॉशरूम ही नहीं थे, वो सुबह से आ रहे हैं और पूरे दिन ऐसे ही काम कर रहे हैं। तो लेबर लॉ को एहसास हुआ, गवर्नमेंट को एहसास हुआ कि यार ये लोग बहुत देर से रुक के बैठे हुए हैं, तो इन्होंने एक ऐसा लॉ पास कर दिया कि भाई हर फैक्ट्री ओनर को जो है ना अगले 6 महीने के अंदर अंदर अपने वर्कर्स के लिए वॉशरूम बनाना है। और अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया तो फिर इसके बाद हम इन पे लगाएंगे पेनल्टी, लेट्स से ₹1,00,000 पर मंथ की, वर्कर्स पे नहीं, ओनर्स पे। और तो वैसे भी जरा मजबूर है। हमने एक लॉ पास हुआ जिसने मुझे नोटिस इशू किया कि मुर्तजा तुमने अपनी फैक्ट्री में अपने वर्कर्स के लिए वॉशरूम नहीं बनाए हुए, 6 महीने का टाइम है, वॉशरूम बना लो। 6 महीने के बाद क्या होगा कि मुझ पे हर महीने लाख रुपए की पेनल्टी लगेगी। 6 महीने बाद मुझ पे हर महीने लाख रुपए की पेनल्टी लगेगी। यानी कि बताने चाह रहा हूं कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, अगर इन 6 महीने में मैंने वॉशरूम नहीं बनाया ना तो मुझ पे पेनल्टी नहीं लगेगी। लेकिन 1 जुलाई 2000X2 के बाद से मुझ पे लाख रुपए की पेनल्टी लगना शुरू हो गई। ये लॉ यहां पास हो गया 31 दिसंबर 2001। अब मैंने कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया, मैंने कॉन्ट्रैक्टर को कहा कि यार ये वर्कर के लिए वॉशरूम बनाना पड़ेगा, फैक्ट्री चलानी है तो, अदरवाइज तो मेरी तो पेनल्टी लग जाएगी, बड़ा बहुत नुकसान हो जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्टर ने मुझे कहा, ठेकेदार ने, कि वॉशरूम बनाने में जो वॉशरूम बनाने की कॉस्ट आएगी ना, लेट्स से वो आएगी ₹5 लाख।
कि वर्कर्स के लिए अगर आप वॉशरूम बनाते हो तो 5 लाख रुपए। तो मैंने कहा कि वॉशरूम बनाना अभी जरूरी है? नहीं, मेरे पास तो 6 महीने का टाइम है ना, 6 महीने तो वर्कर रुक जाएगा, मतलब गवर्नमेंट रुक जाएगी। तो मुझे कॉन्ट्रैक्टर ने बता दिया कि 5 लाख रुपए की कॉस्ट है, लेकिन मैंने ईयर एंड पे वॉशरूम बनवाए नहीं। सर मेरा सवाल यह है कि क्या ईयर एंड पे मुझे प्रोविजन रिकॉर्ड करना चाहिए वॉशरूम की कॉस्ट का? अभी मैंने बनाया नहीं है, मेरे पास 6 महीने का टाइम है, लेकिन ईयर एंड पे लॉ पास हो चुका है। क्या मुझे इस वॉशरूम की कॉस्ट का प्रोविजन बनाना चाहिए? क्या मैं इसे अवॉइड कर सकता हूं अगर मैं अगले 6 महीने के अंदर अपना बिजनेस ही बंद कर दूं? सर तो अब बता रहा हूं ना, डू यू हैव एनी ऑप्शन टू अवॉइड फ्यूचर आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज? यस, मैं ये भी तो कर सकता हूं कि अगले 6 महीने के अंदर अंदर फैक्ट्री बंद कर दूं। तो क्या मुझे वॉशरूम बनाने पड़ेंगे? नहीं। यानी कि यू हैव एन ऑप्शन टू अवॉइड दिस कॉस्ट। आप इसका प्रोविजन नहीं बनाओगे, आप इसका प्रोविजन नहीं बनाओगे। अभी सुनो, पूरी बात सुनो। सर 6 महीने गुजर गए, 30 जून X2 आया, मैंने वॉशरूम नहीं बनाए। 6 महीने और गुजर गए, 31 दिसंबर X1 आ गया, X2 आ गया, मैंने अभी तक वॉशरूम नहीं बनाए। 6 महीने तो कंप्लायंस पीरियड था, मैंने उसमें भी वॉशरूम नहीं बनाया। अगले 6 महीने जो नॉन कंप्लायंस पीरियड था, मैंने उसमें भी वॉशरूम नहीं बनाया। अब मैं यहां पे आ गया, क्या अब मुझे कोई प्रोविजन बनाना है? अच्छा, एक तो ये कि आपने 6 महीने नॉन कंप्लायंस किए, 6 महीने नॉन कंप्लायंस किए, तो इसका मतलब है कि आपके ऊपर लाख रुपए के हिसाब से 6 लाख रुपए की पेनल्टी लगेगी। गवर्नमेंट तो आपको पता है थोड़ा लेट काम कर रही होती, तो शायद 6 महीने नुकसान, मतलब 6 महीने मैंने वॉशरूम नहीं भी बनाए होंगे तो अभी नोटिस तो टैक्स वालों का या लॉ वालों के बाद में आएगा। 1 साल गुजर गया, अब मुझे 2 चीजें देखनी है कि एक वॉशरूम है और एक पेनल्टी है। वॉशरूम को बनाने में अभी भी कितना खर्चा आएगा? 5 लाख, और 6 महीने नॉन कंप्लायंस की वजह से पेनल्टी कितनी आएगी? 6 लाख। क्या मैं इन दोनों के प्रोविजन बनाऊंगा? सर जबरदस्त, पेनल्टी का प्रोविजन बनेगा, वॉशरूम का अभी भी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि यहां तक मैं आ गया। सवाल, क्या कॉस्ट अवॉइड हो सकती है? सर अगर आप फैक्ट्री बंद कर देना तो आप ये कॉस्ट अवॉइड कर सकते हो। दोस्त तुम क्या देख रहे हो मोबाइल में? इतनी इंपॉर्टेंट बातें चल रही है। क्या कह रहे थे आप? हाँ, इसका प्रोविजन नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि मैं यहां भी आने के बाद फैक्ट्री बंद कर दूं। क्या पेनल्टी का प्रोविजन बनेगा? यस। सर इसको अवॉइड नहीं कर सकता। अगर तुम फैक्ट्री बंद भी कर दोगे ना, तो नॉन कंप्लायंस की तुम्हें 6 लाख रुपए की पेनल्टी तो फिर भी देनी ही पड़ेगी। तो क्रक्स ये है कि अगर कोई कॉस्ट फ्यूचर में अवॉइड हो सकती है किसी भी वे में, इवन बिजनेस बंद करके भी अवॉइड हो सकती है कॉस्ट, उसका प्रोविजन नहीं बना। अगर अवॉइड नहीं हो सकती तो फिर उसका प्रोविजन बनना। सर सवाल पे इसको लिंक करें। हमारा सवाल क्या था? सर हमारा सवाल ये था कि आपने यहां पे 20 साल के बाद जो खर्चा होना है उसका प्रोविजन बनाया है, लेकिन हर 3-3 साल के बाद जो इंस्पेक्शन का खर्चा होना है, हर 10 साल के बाद जो प्लेटफॉर्म का खर्चा होना है, उसका प्रोविजन नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि अगर मैं 3 साल के बाद इस मशीनरी को यूज ना करूं, मैं सेफ्टी इंस्पेक्शन कॉस्ट को अवॉइड कर सकता हूं। मैं 10 साल के बाद इस प्लांट मशीनरी को यूज ना करूं, मैं प्लेटफॉर्म की कॉस्ट को अवॉइड कर सकता हूं। इसलिए इन दोनों के प्रोविजन नहीं बनाए। तो डिसमेंटलिंग का क्यों बनाया? क्योंकि अगर तुम फैक्ट्री बंद भी कर दो ना आज ही, 1 साल के बाद ही, तो भी तुम्हें प्लांट को डिसमेंटल तो करना ही पड़ेगा। क्या ये वाली बात समझ आ रही है मुझे? yes, सारी बातों को सफाई से थोड़ा डिटेल में, भले अपनी उर्दू में, लेकिन सफाई से नोट करना है आप लोगों ने। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2। आसान सा सवाल है, मैं रीड कर रहा हूं, आप लोग खुद सॉल्व करना सर। इसे कहता है, Olympic Limited is a diversified industrial company with many different areas of operation. Olympic Limited is a diversified industrial company with many different areas of operation. The following information relates to the company's property, plant and equipment. The company has a 30th September year end.
एक कंपनी कोई इंडस्ट्रियल कंपनी है, बहुत सारे बिजनेस वगैरह में इन्वॉल्व है, ये सारे प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट है और 30 सितंबर हमारा ईयर है। एडजस्टमेंट को रीड करने से पहले अगर मैं रिक्वायरमेंट देखो तो कहता है रिपेयर जनरल एंट्रीज रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, जनरल एंट्री बनानी है। पॉइंट नंबर 1, all the plant was purchased and brought into use on 1st October 2001 at a cost of 8 lakh. The cost of testing the plant amount to 45,000 and the sample manufactured while in the testing phase were sold for rupees 5,000. The useful life of the plant is estimated at 5 years and the reserve value is estimated at 40,000. तो बहुत ही आसान सी कोई लॉलीपॉप एडजस्टमेंट है ये, इसमें कुछ भी नहीं है। 8 लाख रुपए की कॉस्ट है, 45,000 रुपए की टेस्टिंग कॉस्ट है, 5,000 रुपए के सैंपल बने, 40,000 रुपए की रेजर्व वैल्यू और 5 साल की लाइफ है। Point number 2, the motor vehicle consists of a delivery van purchased on 1st October 2003 at a cost of 2,70,000. The useful life is estimated at 4 years and the reserve value is estimated to be nil. At 30 May 2004, the tire of the delivery van are replaced with a tire of better quality. The new tire costs 24,000 and have an estimated useful life of 2 years. It is estimated that the original tire cost is 12,000 and cost of servicing the delivery van during the year amounts to rupees 12,500. कहते हैं 1 अक्टूबर 2003 पे हमने एक व्हीकल खरीदा 2,70,000 रुपए का, इसकी लाइफ 5 साल की थी और रेजिडेंट वैल्यू जीरो थी। 30 मई 2004 पे मेरे ख्याल में 6 महीने बाद, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, बल्कि 8 महीने बाद, 8 महीने बाद हमने उस व्हीकल के पुराने टायर निकाल के फेंक दिए और नए टायर लगाए। जो पुराने टायर निकाल के फेंके उसकी कॉस्ट थी 12,000, जो नए टायर लगाए उसकी कॉस्ट है 24,000 और अब हमें लगता है कि टायर की लाइफ कितनी होती है 2 साल। और हमने इस अरसे में अपने व्हीकल की वो ट्यूनिंग और करवाई होगी, साफ सफाई वगैरह, तो उसमें 12,500 का खर्चा होगा। ये मोरलेस वही केस बना जो मैंने सवाल में इंजन वाला पार्ट सॉल्व करवाया था। पॉइंट नंबर 3, a helicopter was purchased on 1st October 2000 at a cost of 1.5 million. The following components were identified. हमने एक हेलीकॉप्टर परचेज किया 15 लाख रुपए का, जिसमें ये चीजें एयरफ्रेम, इंटीरियर, इंजन एंड रोटर ब्लेड्स एंड इंस्पेक्शन, ये 4 चीजें मिला के 15 लाख रुपए का हेलीकॉप्टर बनता है। इसमें से हर चीज की रेजिडेंट वैल्यू और यूजफुल लाइफ अलग अलग दी है, तो आपने हर चीज को डेप्रिशिएट भी अलग अलग करना पड़ेगा। In order to maintain the operating license for the helicopter, inspections are required to be performed after every 3 years on the anniversary of the purchase date. और उसके बाद पॉइंट नंबर 4 भी नहीं हमारे पास। लेकिन सर अपने पास in order to maintain the operating license for the helicopter, inspections are required to be performed every 3 years. Inspections are required to be performed every 3 years. लिखे ना, कितनी देर से बैठे हुए आप? बाकी सबके पास हैंड आउट? तो आप लोग एक ही घर में रहते हैं? अभी एक साथ देख लेंगे। Inspections are required to be performed every 3 years on the anniversary of the purchase date. Inspections are required to be performed every 3 years on the anniversary of the purchase date. The cost of the inspection at 1st October 2003, यानी कि 3 साल के बाद, अच्छा सॉरी, every 3 years on the anniversary of the purchase date, full stop. The cost of the inspection every 3 years on the anniversary of the purchase date. The cost of the inspection, the cost of the inspection, the cost of the inspection at 1st October 2003, at 1st October 2003, at 1st October 2003 amounted to rupees 1
अमाउंटेड टू रुपीज 2,40,000 रुपए, 240,000 अमाउंटेड टू रुपीज 2,40,000 रुपए, 240,000। कह रहा है कि जो इंस्पेक्शन आपने ऊपर दी हुई ना 2 लाख रुपए की, जिसकी लाइफ है 3 साल, तो हर 3 साल के बाद आपको इंस्पेक्शन करवानी पड़ेगी, और 3 साल के बाद जो इंस्पेक्शन होगी उस पर खर्चा 2 लाख का नहीं बल्कि 2,40,000 रुपए का। तो तुम्हें देखना है इसका क्या करना है। और लास्ट पॉइंट, a photocopy machine was purchased for the office at a cost of 2,80,000 and delivered to the premises of Olympic Limited on 15 Jan 2004. The machine needed to be installed by the technician and this was completed by 31 जनवरी 2004। कह रहा हमने एक मशीन खरीदी, फोटोकॉपी मशीन खरीदी 2,80,000 रुपए की, और वो हमारे प्रेमिसेस में कब आई? 15 जैन 2004 पे। फिर इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा टेक्नीशियन से, तो इसको इंस्टॉल करते करते 31 जनवरी 2004 आ गए। द मशीन वॉज अवेलेबल फॉर यूज ऑन दिस डेट, और हमारे पास ये फोटोकॉपी मशीन रेडी फॉर यूज हो गई। हाउएवर मैनेजमेंट डिसाइडेड नॉट टू यूज द मशीन अंटिल 1 मार्च 2004 एज एन एग्जिस्टिंग फोटोकॉपी मशीन वॉज ऑन लीज अंटिल दैट डेट। कह रहे हमारे पास ये मशीनरी 31 जनवरी को रेडी हो गई थी, यानी कि 1 फेब से हम इसको यूज कर सकते थे, लेकिन मैनेजमेंट ने कहा कि अभी कोई पुरानी मशीनरी रखी हुई है उसी को इस्तेमाल करो, नई वाली मशीनरी को इस्तेमाल ना करो। However, management decided not to use the machine till 1 March 2004 as an existing photocopy machine was on lease on that date. Was on lease का मतलब समझ आता है हमें? उधार पे? सर लीज का मतलब है कि किराए पे लिया हुआ है, रेंट पे लिया हुआ। यूज ऑफ द मशीन, यूज ऑफ द न्यू मशीन began on 1 March as planned and the machine was used continuously throughout the financial year except for the month of August 2007 when a new high-tech machine was given to Olympic on a trial basis। कह रहा हमने जो सोचा था ना कि 1 मार्च से इस्तेमाल करेंगे, तो हमने उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, बिल्कुल सही इस्तेमाल हो रही थी। लेकिन क्या हुआ कि अगस्त के महीने में हमें कोई नए वेंडर ने एक और मशीन सैंपल पे यूज करने के लिए दी, ट्रायल पे यूज करने के लिए दी, तो हमने वापस पुरानी वाली मशीन को रख दिया। The useful life of the machine is estimated 3 years and the nil residual value is estimated to rupees 40,000 rupees। जो सारी तुम्हारे पास कहानी है उसकी लाइफ 3 साल और 40,000 रुपए की उसकी रेजिडुअल वैल्यू। कितने महीने डेप्रिशिएट होगा ये? सर अवेलेबल 8 महीने डेप्रिशिएट नहीं होगा क्योंकि ईयर एंड सितंबर है ना इसका। 1 फेब से काउंट करोगे तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो ये 8 महीने डेप्रिशिएट होगा। चलिए सर सॉल्व करें इसे, चेक करवाएं मुझे और छुट्टी करते जाएं। चलिए सर हम आज की क्लास को जल्दी ऑफ कर देते हैं। नेक्स्ट क्लास आप लोगों की जो भी होती है मंडे ट्यूसडे, तो उसमें हम इंशाल्लाह इनिशियल मेजरमेंट के बाद सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट का ये देख रहे होंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। वो हर चीज का रेलेवेंट ईयर एंड अलग अलग है, इन्होंने कोई एक ईयर एंड नहीं बताया, इन्होंने हर चीज की अलग अलग डेट्स बताई, तो हर चीज की उस साल के वास्ते से ईयर एंड।